नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमा जन्मेजा। अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उद्योगपतियों ने दिया ज्ञापन, कहा ट्रैप लागू होने से उद्योगों पर पड़ेगा बड़ा असर। भिवाड़ी नगर परिषद ने हटाया अतिक्रमण, महिलाओं ने की पत्थरबाजी। ट्रेलर की टक्कर से सिपाही की हुई मौत, पुलिस ने ट्रेलर किया जब्त। LIC ऑफिस में किया धरना प्रदर्शन, कहा एजेंटों और ग्राहकों को हो रहा है नुकसान। मालवीय नगर के पास स्थित वंडर रेसिडेंसी के पास रोड पर ब्रेकर न होने से स्थानीय लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। काफी समय से रोड पर ब्रेकर नहीं होने से आए दिन दुर्घटना होती रहती है और आगे भविष्य में भी होने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार UIT से संबंधित अधिकारियों व शहर विधायक को अवगत कराने के बाद भी यहां पर किसी भी तरीके का कोई समाधान नहीं निकला गया। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि सूचना देने पर भी फोनों को स्विच ऑफ करके रख दिया जाता है। यहाँ पर आए दिन दुर्घटना होने से लोगों में डर बना हुआ है। रोड पर निकलने से भी स्थानीय लोग घबराते हैं। हाई स्पीड की गाड़ियां चलती हैं, जिससे रोड क्रॉस करने में भारी परेशानी होती है। मालवीय नगर के चौराहे के पास में वंडर हाइट के पास में ब्रेकर नहीं है, इससे आए दिन एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है और हो भी जाते हैं कई बार। तो यहाँ पर ब्रेकर लगाने की कृपया कोशिश करें या लगवाएं। प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ब्रेकर अति आवश्यक है, इससे कि आए दिन जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी परेशानी खत्म हो जाए। स्पीड में गाड़ी आती है, स्पीड में गाड़ी आती है, ढलान भी है, वनराई की साइड से तेजी में गाड़ी आती है, रोड क्रॉस करते हैं तो ब्रेकर अति आवश्यक है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार शर्मा। डेली है ना, डेली दुर्घटना होती रहती है क्योंकि इधर ब्रेकर होना चाहिए, साधन कभी इधर से कभी उधर से, तो एक इधर ब्रेकर होना चाहिए, एक वहाँ पे होना चाहिए। आए दिन दुर्घटना होती रहती है। कौन सी जगह है ये मालवीय नगर है, ये वंडर हाइट के पास में। फिर अभी तक यहाँ पे जब रोड बना था ब्रेकर नहीं बना था? हाँ, उसके बाद कोई ब्रेकर नहीं है और दुर्घटना यहाँ के साधन बहुत है, इधर से उधर चलते रहते हैं तो होते रहते हैं डेली। प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? तो ये कहना चाहेंगे दोनों साइड ब्रेकर होना चाहिए और अगर तीसरा भी अगर वंडर हाइट साइड से जो साधन आते हैं यहाँ भी होना चाहिए, तो क्योंकि बहुत डेली होती है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा BL मीणा जी। इस रोड पर जो वंडर हाइट से जो नीचे की साइड आते हैं तो वहाँ से स्पीड में आते हैं, यहाँ पर ब्रेकर नहीं है, इस कारण से काफी साधन तेजी से निकलते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत बार हमारे सामने भी एक्सीडेंट हुआ है, तो बहुत परेशानी होती है यहाँ पर निकलने आने जाने में। तो यहाँ पर एक ब्रेकर होना चाहिए, ब्रेकर दोनों साइड होना चाहिए रोड के, एक इधर को और एक उधर की साइड में। कभी इस संदर्भ में कभी प्रशासन को नहीं बताया? काफी बार इन्फॉर्म किए लेकिन कोई वहाँ से कोई खबर नहीं आती और कुछ नंबर करते हैं, कॉल करते हैं तो वहाँ पर अधिकतर जितने भी अधिकारी उनके नंबर स्विच ऑफ मिलते हैं, अननोन नंबर बताते हैं उनके नंबर अधिकतर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रामलखन मीणा है जी। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के टहला थाना क्षेत्र में टेलर के चालक ने तेज व लापरवाही से ट्रक चलाते हुए बाइक को टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रेलर ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। टहला पुलिस के अनुसार दौसा कोतवाली में तैनात सिपाही मुकुट शर्मा निवासी इशवाना रैणी पंचायत समिति क्षेत्र बाइक पर सवार होकर राजगढ़ की ओर आ रहा था। तभी टहला से गोलाकाबाद सड़क मार्ग पर टहला थाने से कुछ दूरी पर एक ट्रेलर चालक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस से राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने टेलर जब्त कर लिया है। पुलिस मामला दर्ज कर चालक की तलाश व हादसे की जांच कर रही है। राजगढ़ कस्बे की फतेह बुर्ज पहाड़ी पर स्थित माता वैष्णो देवी के मंदिर पर प्रातः से ही श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शनों के लिए उमड़ी है। श्रद्धालु भक्त मुकेश दीवान ने बताया कि इस अवसर पर माता का विशेष आकर्षण श्रृंगार करने के अलावा विद्युत की रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। दीवान ने बताया कि नवरात्र के चलते प्रातः रूप से ही
रात्रि तक श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर मन्नतें मांगी। गौरतलब रहे कि मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित होने के कारण सीढ़ियां चढ़कर मंदिर पर पहुंचकर दर्शनार्थियों ने माता के दरबार में पूजा अर्चना के साथ हवन यज्ञ कर प्रसाद वितरण किया। रात्रि को मंदिर जाने वाले रास्ते में जगह जगह विद्युत रोशनी कर आवागमन में आने जाने वाले दर्शनार्थियों को पेयजल व प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि नवरात्र पर्व के अंतिम दिन माता की विशेष पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण किया जाएगा। टपुकड़ा कस्बे के स्थानीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पीछे जलदाय विभाग ने कस्बे में पीने के पानी की सप्लाई के लिए नलकूप लगा रखा है, जिसके चारों तरफ बदबूदार कचरा ग्रामीणों द्वारा डाला जा रहा है। साथ ही विद्यालय के पीछे नाले में गंदा पानी भरा होने के कारण नलकूप में दूषित पानी नलों के जरिए लोगों के घरों में पहुंच रहा है। कभी कभी तो ये पानी बहुत ही गंदा और बदबूदार होता है। कई बार शिकायत करने के बावजूद विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कस्बे में सफाई व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीणों द्वारा यहाँ कचरा डाला जा रहा है, जिससे सड़क का आधा हिस्सा कचरे की चपेट में आ गया है। यही नहीं, इस नलकूप पर लोगों द्वारा लघु शंका भी की जाती है तथा ग्रामीण अपने मरे हुए पशु भी यहाँ डाल जाते हैं, जिससे जानलेवा बीमारी के फैलने का खतरा बना हुआ है। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा लावड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपने जीवन काल की 38 वर्ष की सेवा में से 31 वर्षों तक ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ सेवा देने वाले व्याख्याता शिवलाल सैनी का सेवा काल पूरा होने पर अध्ययनरत एवं पूर्व छात्र छात्राओं सहित विद्यालय परिवार और आसपास के अनेक निजी व सरकारी विद्यालयों के स्टाफ सहित कस्बा लावड़ा और नगली गांव के सैकड़ों ग्रामीण द्वारा विदाई समारोह आयोजित कर भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सतपाल सिंह ने बताया कि वह और मंच पर बैठे केंद्रीय विद्यालय मोती डूंगरी के प्रधानाचार्य रामजीलाल सैनी ने इन्हीं से शिक्षा ग्रहण की है। सैनी लगातार 28 वर्ष तक एसडीएमसी के सचिव रहे हैं और विद्यालय विकास के इनके द्वारा बनाई गई कार्य योजना को साकार रूप दिया गया है। इनके विषय का हमेशा से 100% रिजल्ट रहा है। साथ ही अनुरोध किया कि विज्ञान और इतिहास विषय की पढ़ाई जो बच्चों की अधूरी रह गई है, उसके लिए आप सेवा में ना रहते हुए भी कोर्स पूरा कराने के लिए विद्यालय आते रहे। मंच पर बैठे मालपुर विद्यालय के प्रधानाचार्य किसान सिंह सागर, जिन्होंने अलावड़ा में कई वर्षों तक व्याख्याता शिवलाल के साथ सेवा दी है, उन्होंने बताया कि सैनी का 2 बार प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति हुई, लेकिन घरेलू परिस्थितियों की वजह से इन्होंने पदोन्नति स्वीकार न करते हुए अलावड़ा में ही सेवा देने उचित समझा। इनके सेवा काल में अध्ययनरत किए गए 3 डॉक्टर सहित अनेक बच्चे, इंजीनियर, प्रधानाचार्य सहित आज ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठकर सरकारी और निजी संस्थाओं में अपनी सेवा दे रहे हैं। इन्होंने अपने कर्तव्य से कभी भी मुंह नहीं मोड़ा और हमेशा बिना छुट्टी लिए आवंटित प्रत्येक पीरियड में ईमानदारी से बच्चों को अध्ययन कराने के साथ साथ शाला विकास में भी योगदान देते रहे हैं। शाला में जितने भी वृक्ष लगाए गए हैं वे सब इन्हीं के परिश्रम की बदौलत हरे भरे दिख रहे हैं। इनका समाज और क्षेत्र में बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है और उन्होंने समाज के विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इस अवसर पर बोलते हुए शिवलाल सैनी ने कहा कि मैंने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ किया पर मेरा कर्तव्य था और मैंने मेरे कर्तव्य का निर्वहन किया है और विद्यालय के लिए 21,000 रुपए की लागत का एक इन्वर्टर भेंट किया। शाला में 1000 बच्चों की संख्या होने के कारण विदाई समारोह से पूर्व बच्चों की छुट्टी कर दी गई, लेकिन जिन बच्चों का सैनी से लगाव रहा वह छुट्टी होने के बावजूद घर नहीं गए और विदाई समारोह के दौरान रोते नजर आते रहे। बच्चों के साथ प्रधानाचार्य सतपाल सिंह और स्वयं शिवलाल सैनी भी भावुक होकर बैठे रहे। इस दौरान शिवलाल सैनी के सम्मान में प्रधानाचार्य रामजीलाल सैनी, संस्कार वैली स्कूल के डायरेक्टर मुरारी दहिया सहित अनेक वक्ताओं ने अपनी बात रखी। इस दौरान तिजारा पंचायत समिति प्रधान जयराम यादव, ओम पहलवान, सहायक अभियंता रमेश सैनी, झब्बू राम सोनी, चेयरमैन तिजारा हरभजन सिंह, प्रधान महेंद्र सैनी, लक्ष्मण सिंह, धनराज तंवर, सरपंच जुम्मा खान, मुरारी दहिया, भूतपूर्व सरपंच धनीराम सैनी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। हरसोली कस्बे में स्थित सती माता रानी मंदिर परिसर में शुक्रवार को हनुमान मंदिर का संपूर्ण कार्य कर उद्घाटन कराया गया। मंदिर निर्माण रामअवतार सिंह दहिया ने अपने काका सोहन सिंह की याद में कराया है। उद्घाटन के मुख्य अतिथि रामहेत सिंह यादव, पूर्व विधायक किशनगढ़वास, अध्यक्ष अशोक डाटा, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका खैरतल, हरसोली सरपंच उमेश चौधरी के द्वारा हनुमान को पुष्पमाला अर्पण कर व दीप जलाकर उद्घाटन किया। उसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर आए अतिथियों का माला डालकर साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मौके पर अध्यक्ष पूर्ण सिंह झबूला, रामहेर सिंह धनखड़, संदीप दहिया, हरि सिंह सैनी, पूर्व सरपंच नरेश दहिया, धर्मपाल रोहिल्ला, ताराचंद भगत, बद्री प्रसाद शर्मा, मनोज यादव, हनुमान प्रसाद यादव, सीतर सैनी, भगवत सैनी, ताराचंद मेघवाल, अनिल रोहिल्ला, मंदिर कमेटी सदस्य व भक्त मौजूद रहे। नौगावा तहसील में गुरुवार को भगवान श्री राम की
बारात ढोल नगाड़े, बैंड बाजे, हाथी घोड़ा और विभिन्न झांकियों के साथ निकाली गई। श्री राम बारात दिल्ली रोड स्थित सैनी मंदिर से रवाना होकर मुख्य बाजार से होती हुई श्री राम कला मंच सनातन भवन तक पहुंची। श्री राम बारात का जगह जगह स्वागत किया गया। श्री राम बारात में भव्य आतिशबाजी भी की गई। श्री राम बारात में बारातियों का हुजूम उमड़ पड़ा। नौगांवा तहसील के समस्त निवासी बाराती बनकर श्री राम बारात में शामिल हुए। श्री राम कला मंच के बारात का स्वागत किया। श्री राम बारात का आयोजन समाज सेवी गुलशन पटेल और लखन पटेल के सहयोग से किया गया। नौगांवा कस्बे वासियों ने श्री राम की बारात और श्री राम लीला के प्रति इतना उत्साह था कि श्री राम कला मंच के प्रांगण दर्शकों से खचाखच भर गया। श्री राम बारात की मेजबानी श्री राम कला मंच के द्वारा की गई। नगर परिषद अलवर ने सरकारी जमीन से कस्बे को हटाया। मेहताब सिंह का नोरा के निवासियों ने बताया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जो पूर्व में पार्क था। शिकायत नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट को दी गई थी। नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट के निर्देश पर अतिक्रमण की टीम मौके पर पहुंची और अतिक्रमण को रुकवाया। अतिक्रमण अधिकारी कमलकांत मीणा ने मौके पर जाकर मौका मुआयना किया। मीणा ने बताया कि मकान मालिक के पास सारे दस्तावेज बने हुए हैं और नगर परिषद के द्वारा पट्टा भी बना हुआ है। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि पार्क की भूमि पर मकान बनाया जा रहा है और नगर परिषद की मिली भगत से फर्जी पट्टा बनवा लिया गया है। तो भैया भाई सबने लिया है, जो पट्टा बनवाए हमने, हमको बताए तो सही कोई। यह बात पूछ रहे हम तो। जहाँ किसी को पट्टे नहीं इशू करे ना, यहाँ पट्टा किसी का भी नहीं है। यहाँ पट्टा किसी का भी नहीं बड़ा है ये। हमारा ही ना बना। और लोग हमने पट्टा बनवा लिया तो कौन भाई से खरीदी, हमको बताए तो सही भाई, हमने भाई से खरीदी है। तो आपका क्या आरोप है? मतलब ये नगर परिषद की मिली भगत है या इन्होंने अवैध पट्टा बनाया, क्या मामला है? ये मिल रहा है, अब ये मिल रहा है, इनकी मिली भक्ति है। नहीं ऐसा कोई का पट्टा ना बन रहा, ये पार्क की जमीन है। ये तो पार्क की जमीन है, बस्ती के बीच में है। तुम देख लेना सड़क चारों तरफ। इनका गुजरा को मर गया ऐसा ही। क्या नाम है आपका? मेरा फूल देवी है। मैं इस मोहल्ले का निवासी हूँ, जन्म से यहाँ रह रहा हूँ। मेरे बाप यहाँ रहता है और पूरे बस्ती के बीच में जो चारों तरफ मकान है, इनके बीच में सबकी सामलाती जमीन पड़ी हुई है। इसको सारे बस्ती वाले पार्क मानते हैं और जिसका यूआईटी से नगर परिषद से कह करके सुन करके इसको पार्क घोषित करवा में, जिससे सारे मोहल्ले बस्ती के बच्चे खेल सकें, सुबह बड़े बूढ़े बैठ सकें। अब जिन जिन के घर के सामने जगह जो आई, सबने अपना अपना अधिकार कर रखा है सरकारी जमीन पे। और ये राजू नायक पुत्र हजारी लाल ये कह रहा है मैंने भाई पट्टा लिया है। पट्टा लिया किस आधार पे लिया है, किससे जमीन खरीदी है, या इसके बाप ने खरीदी या दादा ने खरीदी, या जमीन इसको किसने बेची, किस आधार पे नगर परिषद ने इसको पट्टा दिया है। इसकी छानबीन हो, इसकी तहकीकात हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूप नारायण है। भिवाड़ी नगर परिषद की टीम ने गुरुवार को भिवाड़ी के समतल चौक व उप जिला अस्पताल वाली रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जिसमें कुछ अतिक्रमी महिलाओं के द्वारा अतिक्रमण निरोधी दस्ते पर पत्थरबाजी की गई। इस पत्थरबाजी में बीच बचाव करने आई एक महिला घायल हो गई। वहीं महिला ने पत्थरबाजी करने आई महिला से अधिकारियों का बचाव करते हुए खुद को घायल कर लिया। वहीं घायल महिला का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। मामले को बिगड़ता हुआ देख नगर पालिका कर्मचारियों के द्वारा मौके पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने आकर मामले को संभाला। मौके पर तमाशा देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। नगर परिषद सहायक अभियंता अंकित श्रीवास्तव ने बताया कि अभी 3 दिन पहले ही सदर मार्केट के सामने से अतिक्रमण को साफ किया गया था, लेकिन दोबारा से कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर अस्थायी रूप से रेडियां लगा ली है, जिनको हटाने के लिए नगर पालिका का अतिक्रमण निरोधी दस्ता आया था, जिस पर कुछ महिलाओं ने पत्थरबाजी की है, जिसमें कर्मचारियों सहित बीच बचाव करने आई एक महिला घायल हो गई। अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा। भिवाड़ी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अतिक्रमणकारियों के डर से अभियान को रोका नहीं जाएगा। आवश्यकता होने पर पुलिस को भी साथ में लेकर काम किया जाएगा। वहीं मौके पर पहुंचे फूलबाग थाना के सब इंस्पेक्टर रमाशंकर शर्मा ने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा कर्मचारियों पर पत्थरबाजी की गई है, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर आवश्यकता पड़ी तो पुलिस बल का प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हटा जाएगा। इधर दुकानदारों ने आरोप लगाया कि स्थानीय लोगों के द्वारा उनसे किराया वसूल किया जाता है, जबकि जमीन नगर पालिका की है, लेकिन कुछ स्थानीय दबंग लोग रेडी पटरी लगाने वालों से अवैध वसूली करते हैं, जिसमें एक दुकानदार से 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की प्रति महीने की वसूली की जा रही है। पसीना है और मैं तो अपना व्रत कर रही थी, नहाने के लिए गई थी, वहाँ से अधिकार मारे सब लेडीज बाटा बगाती आई है सारी, वो कूड़ा तक, और अधिकार ने मैं बचाई, मेरे पत्थर की लगी है। तो कितनी लोग थे? 4-5 सारे पूरे वहाँ तक का, इधर वाले मार्केट वाली सारी।
सारे पत्थर मार रहे हाँ थे? सारे पत्थर मार रहे। बेटा मेरी तो गलती माफ करना, मैं तो इसको काटू, ठीक है ना, मेरा तो कोई है भी नहीं, ठीक है ना, सही है ना भाई, मैं अधिकार ने बचाई तो उनके मुंह से पूछ लो। जगह की कोई जगह हम बता चुके हैं, ये लोग जाते ही नहीं। कहाँ पे है जगह एक तो ये रहा, पुरानी मंडी यहाँ लगती थी, इसके पीछे है, ठीक है। उसके अलावा गोडपान भंडार के पास में खाली प्लॉट है, देखा होता आपने। जी जी। इधर इस रोड पे करण कुंज वाले रोड पे आगे चलो, कैसे नहीं है जगह। मैंने जैसे यहाँ के लोगों का आरोप लगा रहे हैं कि स्थानीय दुकानदार या कॉम्प्लेक्स वाले पैसे लेते हैं, इस नगर परिषद की सरकारी जमीन के ऊपर पैसा उगाई अवैध वसूली का काम चल रहा है। आपके शिकायत आ रही है तो कार्रवाई, इसीलिए कार्रवाई हो रही है सर। जो लग गया था उसको हटाने आए थे, कुछ महिलाओं ने पत्थरबाजी की, हमारे कर्मचारियों को चोट भी लगी है, उसमें आप देख सकते हैं सामने उसकी लगी है। एक महिला ने बीच बचाव भी किया था हमारे कर्मचारियों का, वो गवाह है आपके सामने, उसको बयान ले लें। तो लोगों का आरोप है कि पक्षपात हो रहा है, कहीं पे हटाया जा रहा है, कहीं पे नहीं हटाया। ऐसा है तो हमको बताओ ना, कौन सा नहीं हटाया, हम हटाते हैं सामने। हमारी नजरों में तो सब हटा रहे हैं, हम लोग तो आरोप लगाएंगे, तो हटा रहे हैं, हम ऐसा कुछ। आपके कर्मचारी की तरफ से जो बदतमीजी की है, लोगों को मारपीट की, ऐसे कुछ मामले सामने लोग बता रहे हैं। ने कोई बदतमीजी नहीं की, वो लेडीज गवाह है, सब गवाह है आपके सामने। जबकि 2 लेडीजों ने पत्थरबाजी की। जी, किसी की चोट आई है? हमारे कर्मचारी की चोट आई है। कोई आपकी बचाव में महिला थी जो यहाँ दुकान लगाती, उन्होंने हमारे कर्मचारियों को बचाव किया, उसके भी चोट आई है। आपकी तरफ से कोई मामला दर्ज करवाया गया है? बिल्कुल, पुलिस को इसलिए बुलाया, मामला दर्ज कराएंगे। दुकानदारों को किराया देते हैं जिस तरीके से, दुकान लगी इसमें किराया नहीं देते। किसको देते हैं किराया? किसको देता है किराया? कौन ले रहा है? जो दुकान सब नौकर आदमी तो सुरेंद्र सरपंच सरकार की जमीन है, कोई सरपंच की जमीन नहीं है ये। सब चेयरमैन साहब लोग ऑर्डर की सुरेंद्र सरपंच किस तरह का है? लिखित में कुछ आपके पास? 20 आदमी गवाए, लिखित में लाओ, लाओ चेयरमैन साहब से लिखवा के लाओ। ठीक है। कितना किराया देते हो? वो तो दुकानदार है जो है, उनको बुला। आप कितना देते हो? मतलब इसका मतलब जबरदस्ती उगाई हो रही है यहाँ। आप कितना देते हो किराया? कौन? आप कितना देते हो? सेंट्रल मार्केट से पहले दुकान लग रही थी, मामचंद किराया लेता था एक रेडी वाले से 5000 रुपया। आप और सुनो 10 दुकानदार गवाए, एक ऑमलेट वाला है 5000 वो देता था, चाइनीज चौक वाला मामचंद 10,000 रुपये देता था, एक रोल वाला वो 5000 रुपये देता था। लिखवा दो, लिखवा दो, मैं गवाही हम मौजूद करवा। लिखाओ, उनको बुलाओ, कौन कौन दे रहा है? आपकी किस चीज की दुकान है? मेरी दूध की दुकान है। साहब ने कह दिया आप अपना खोखा हटा लो, जो मामचंद को खोखा चला वो खोखा अब तक नहीं हटा है और अब भी नहीं हटा। कौन सा खोखा नहीं हटा? शीशा वाला। शीशा वाला कोई खोखा है वो बनानी है, जैसे आदेश है वो काम कर रहे हैं, हम उनका सहयोग कर रहे हैं। अगर कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो कानून अपना काम करेगा। तो पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया जा रहा है? नहीं, कोई बल प्रयोग नहीं किया गया पुलिस से। अगर जरूरत पड़ेगी तो पुलिस बल प्रयोग भी करेगी, लेकिन इसमें है कि सबको शांति से, सरकारी काम है, कानून व्यवस्था बनाए रखना है, तो सबको उसमें सहयोग करना चाहिए, किसी भी उसके विरुद्ध। और दूसरी है कि साहब पैसे लेके रेडी लगा रहे हैं, ऐसी कोई शिकायत अगर पुलिस में आएगी तो पुलिस अपना काम। अभी सामने आया कि कोई हर में मंथली पैसे दे रहा है? कोई साहब सब यहाँ बैठे हैं, सब तक कार्रवाई जो भी होगी उनका शिकायत करके और कार्रवाई। धन्यवाद जी। भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंटों ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को भिवाड़ी के LIC ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया और साथ ही अपनी मांगों को पूरा करने के लिए नारेबाजी भी की। बैनर तले पूरे देश भर में LIC के एजेंटों द्वारा यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। अभिकर्ता उदय सिंह ने बताया कि LIC में जो लंबे समय से एजेंट काम कर रहे हैं, ना तो उन्हें कोई फायदा हो रहा है और जिन लोगों ने LIC में अपनी पॉलिसी रखवा रखी है उनको भी LIC बोनस के रूप में कुछ भी नहीं दे रही है। पॉलिसी धारकों पर GST का अतिरिक्त भार लगाया जा रहा है। सरकार ने कहा कि पॉलिसी धारकों से पॉलिसी परिपक्व होने पर किसी भी प्रकार की कोई GST नहीं ली जाएगी, लेकिन अभी पॉलिसी धारकों को 18% GST का पैसा काटकर मैच्योर राशि उनको दी जा रही है। LIC के अभिकर्ता लंबे समय से अपनी मांग को पूरा करने के लिए समय समय पर प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए शुक्रवार को देश भर के एजेंटों ने अपने मांगों को लेकर पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार किया। अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। देश भर में LIC के अभिकर्ता प्रमुख 8 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें पॉलिसी धारकों के बोनस में वृद्धि, पॉलिसी लोन व अन्य वित्तीय लेन देन पर ब्याज दर में कमी करने, बीमा धारकों के लिए कुशल सेवाएं देने, 5 वर्ष से ज्यादा कालातीत पॉलिसियों पर पुनः चलन की सुविधा प्रदान करने, पॉलिसी धारकों द्वारा दावा न की गई राशि को सामाजिक सुरक्षा योजना में स्थानांतरित करने, शाखा में सिटीजन चार्टर को प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाने, एक ही पॉलिसी धारक द्वारा बार बार ट्रांजैक्शन करने पर KYC दस्तावेज लेना बंद करने सहित भारत सरकार को बीमा पॉलिसी पर GST हटाने की मांग प्रमुख है। प्रदर्शन करते समय अभिकर्ता राम प्रसाद पोसवाल, धर्मवीर यादव, प्रेम कौशिक, मनोहर लाल, सेफत, रजनीश धूप, करुणानिधि शर्मा, SK सिंह, मदन यादव, उदय सिंह राजपूत,
अनिल यादव सहित अनेक LIC अभिकर्ता मौजूद रहे। मैं प्रेम कौशिक, अभिकर्ता LIC शाखा भिवाड़ी। हमारी राष्ट्रीय स्तर पर ये पूरे महीने से एजिटेशन चल रहा है। हमारी मुख्य मांगों में एक तो पॉलिसी धारक का बोनस बढ़ाने की बात है। हर साल LIC हर साल लाभ में रहती है, लाभ बढ़ता रहता है, लेकिन पॉलिसी धारक के लिए LIC कभी भी अच्छा नहीं सोचती, उसका बोनस कभी भी नहीं बढ़ रहा। पिछले कई सालों से बहुत घटता जा रहा है। दूसरी मांगों में केंद्र सरकार से हमारी है GST बढ़ाई जाए। सारा पैसा सरकार के हाथ में जा रहा है, उसके बावजूद भी GST पहले सरकार ने 12% की थी, इसने 18% कर दी, जो कि अनावश्यक बोझ पॉलिसी धारक के ऊपर है। तीसरी मांग ये है अभिकर्ता जो कि रात दिन लग करके खट के काम कर रहा है, उसका कमीशन भी उसको सही से नहीं मिल पा रहा। उसके कमीशन में भी और कटौती की बातें की जा रही हैं, जिससे कि हमें पहले से आगाह किया जा रहा है कि भैया हमारे इस पे नहीं घटाया जाए, जिससे LIC के बिजनेस को और नुकसान होगा। मैच्योरिटी के ऊपर पहले हम ये कहते थे कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, अभी LIC के ऊपर GST काट के मैच्योरिटी दी जा रही है, जो कि सीधा कुठाराघात है। कोई भी आदमी LIC पर क्यों कराएगा? GST तो FD पे भी कटती है, LIC इसलिए की जाती थी, उस पर GST नहीं कटती। ये एक केंद्र सरकार ने डाल रखा है, जिससे हम सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहते हैं कि मेहनत की कमाई एक साल एक गरीब आदमी 20 साल तक इकट्ठी करता है, लास्ट में उसके ऊपर बिना सोचे समझे GST लागू कर दी जाती है, उसका पैसा काट लिया जाता है। यह अन्याय है पॉलिसी धारक के साथ में। अभी तक आपने किसी उच्च अधिकारियों को इस बाबत हर जगह हम ब्रांच लेवल पे एजुकेशन कर रहे हैं। हमारी डिविजनल टीम हमारे डिवीजन पे जयपुर में एजुकेशन कर रही है। राष्ट्रीय स्तर की टीम हमारी राष्ट्रीय स्तर पे बम्बई में, दिल्ली में हमारे एजुकेशन ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं। हम पूरा हमारे पास सारे मैसेज आते हैं, पूरे हिंदुस्तान में सभी शाखाओं में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। हमें पूरी उम्मीद है सरकार इस तरफ ध्यान देगी और सरकार को, जिससे कि आम आदमी को लाभ होगा, पुलिस धारक को लाभ होगा, तो अल्टीमेटली सरकार को भी उसका लाभ मिलेगा। लेकिन इस तरह की यदि लोगों की दमनकारी नीतियां चलती रही तो निश्चित रूप सबको घाटा होगा, LIC को भी घाटा होगा, सरकार को भी घाटा होगा। भिवाड़ी में औद्योगिक इकाइयों के संगठन BIIA ने 1 अक्टूबर से लगने वाले ग्रैब के नियमों के विरोध में बीड़ा कार्यालय पर पहुंचकर बीड़ा CEO को ज्ञापन दिया। इस दौरान BIIA के सभी पदाधिकारी व बड़ी संख्या में उद्योगपति शामिल रहे। BIIA के अध्यक्ष प्रवीण लांबा ने बताया कि 1 तारीख से ग्रैब के नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसको लेकर भिवाड़ी के उद्योगपतियों में खासी चिंता बनी हुई है, क्योंकि ग्रैब के नियमों के अनुसार अगर XQI का स्तर 300 के ऊपर जाता है तो DG सेट पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाएगी। भिवाड़ी के अंदर करीब 6000 कंपनियां संचालित हैं, जिनमें लगभग अभी से छोटे या बड़े DG सेट लगे हुए हैं। इनमें से बहुत सी इकाइयां ऐसी हैं जो रेगुलर प्रोसेस करने वाली हैं। उनमें अगर प्रोसेसिंग बंद होती है तो लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। सरकार की तरफ से उद्योगों को ना तो पूरी बिजली मुहैया कराई जा रही है और ग्रैब के नियमों के हिसाब से DG सेट पर पाबंदी लगाई जा रही है। इससे औद्योगिक इकाइयों पर भारी संकट आ खड़ा हुआ है। उद्योगपतियों की इसी समस्या को राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए BIIA के सभी पदाधिकारियों एवं उद्योगपतियों ने बीड़ा CEO को ज्ञापन सौंपा। साथ ही उद्योगपतियों की समस्याओं का निराकरण कराने की मांग की गई। वहीं प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के RO अमित शर्मा ने बताया कि उनका काम सरकार के द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन करवाना है। जैसा सरकार की तरफ से आदेश आएगा हम उसी का पालन करवाएंगे। फिलहाल ग्रैब के नियमों के हिसाब से ही उद्योग इकाइयों को संचालित करने की छूट दी जाएगी। आगे जैसे भी नियम आएंगे उसी हिसाब से कार्य किया जाएगा। ज्ञापन देने के दौरान राम प्रकाश, सत्येंद्र चौहान, OP अग्रवाल, ब्रिजमोहन अग्रवाल, हरिराम शर्मा, सुरेश अग्रवाल, पवन अग्रवाल, महेश अदाना, भूपेंद्र भोकेन, तरशम चौधरी, कुलदीप शर्मा, जोगिंदर नाथ सोंदी, सुमित गुप्ता, विपिन चौधरी, मुकेश यादव, इंद्रपाल शर्मा, भारत भूषण, भारती, धर्मपाल चौधरी, कमल जैन, पवन बंसल, संजय मित्तल, विनोद गुप्ता, संदीप अग्निहोत्री, सुनील सोलंकी, परसाराम यादव, दीपक यादव सहित भिवाड़ी के उद्योगपति शामिल रहे। देखिए, जैसा कि आप सबको ही पता है कि 1 अक्टूबर से ग्रैब लगने जा रहा है और इस ग्रैब के अंदर कुछ अपना जो ACQM है उन्होंने कुछ ऐसी दिशा निर्देश जारी किए हैं जिससे कि जैसे ही 300 AQI जाएगी पूरे NCR के सभी जनरेटर्सों को बंद कर दिया जाएगा
और JBVNL द्वारा पहले ही बिजली की आपूर्ति भी उद्योगों को पूरी तरीके से नहीं दी जा रही है। और गैस की भी जहां तक बात कर रहे हैं हम PNG के, उसमें भी PNG से जो गैस सप्लाई है वो भी 70% से ज़्यादा इंडस्ट्रीज को नहीं मिल रही है। यदि 70% से ज़्यादा इंडस्ट्रीज गैस का यूज़ करती है तो उसके ऊपर कॉमर्शियल रेट वो लगा देते हैं। इस स्थिति के अंदर हमारा निवेदन ये है कि हम स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से हम बीड़ा साहब के पास इसीलिए आए थे भी एटलीस्ट वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दिशा निर्देश जारी करवाएं कि JBVNL तो कम से कम एटलीस्ट बिजली की आपूर्ति पूरी तरीके से इंडस्ट्रीज को दे। अगर ACQM के जो दिशा निर्देश है उनके अनुसार यदि DG सेट बंद भी कर दिए जाते तो एटलीस्ट कम से कम इंडस्ट्री पूर्ण तरीके से चलती तो रही। जो यहाँ पे लाखों श्रमिक काम कर रहे हैं वो श्रमिक सड़कों पर तो ना आए। तो ज्ञापन देने के बाद अधिकारियों ने क्या कहा आपसे? अभी आश्वासन दिया है, क्योंकि हमारी CO साहब से कल बात हुई थी 12:30 बजे के लिए उन्होंने कहा था कि मैं मिलूंगा, लेकिन वो आज शायद किसी मीटिंग में निकल गए हैं। तो उन्होंने आज जो यहाँ पर हमारी AN मैडम है सुनीता जी, उनको यहाँ पर भेजा उनको, और हमने RO साहब को अपना ज्ञापन सौंप दिया है। अब बाकी ये उनके ऊपर है कि वो अपनी बातें ऊपर सरकार तक कैसे पहुंचे। तो ग्रैप के बाद कितने उद्योग बंद होने के कगार पर हैं? देखिए, ग्रैप के बाद तकरीबन ये मान के चलिए जी जिन इंडस्ट्रीज के अंदर भी DG सेट लगे हुए हैं, तकरीबन भिवाड़ी में आज 6000 इंडस्ट्रीज चल रही हैं और 6,000 इंडस्ट्रीज के अंदर DG सेट हैं। चाहे भाई कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, यदि वो DG सेट बंद होता है तो इंडस्ट्रीज तो अपने आप ही बंद हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो रेगुलर कंटिन्यूस प्रोसेस के ऊपर चलती हैं। और यदि वो DG सेट नहीं चला उस समय पर, उनको लाइट टाइमली नहीं मिली तो उनको करोड़ों रुपए का उनका नुकसान हो जाएगा। तो अधिकारी तो मना कर रहे हैं, एक भी उद्योग बंद नहीं होगा। उद्योग आप ये अपने उससे कह रहे हैं, क्योंकि ये डाटा ये तो अपने IQ वाली बात है कि आप अपने आप को साफ रखना चाह रहे हैं, जबकि इंडस्ट्रीज एक्चुअल में आज इंडस्ट्रीज पैनिक दौर से निकल। देखिए, जो CAQM के डायरेक्शन है वो सभी को मालूम है। 56, 68, 61, 65 जो यहाँ भिवाड़ी एरिया के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी आगे दिशा निर्देश आएंगे उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। तो ये आपको लगता है कि जिस तरह से जो भिवाड़ी के जो जोग्राफी है, जो रोड है सारे टूटे, किस तरह से पोल्यूशन है, क्या वास्तव में उद्योगपतियों की वजह से पोल्यूशन है क्या? आपने जो सर्वे किया? देखिए, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रैप के द्वारा संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स को निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अंदर रोड मेंटेनेंस, C&D वेस्ट, इसके लिए भी जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं, जैसे उद्योगों को डायरेक्शन दिए हैं वैसे उनको भी दिए, सभी को कॉम्प्लाई करें। नंबर 1 पे भिवाड़ी है, लगातार से देखिए, डेफिनेटली 386 यूनिट में फ्यूल भी यहाँ पे चेंज करवाया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो C&D डस्ट है और रोड बॉर्न डस्ट है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। एक एक्शन प्लान भी यहाँ के लिए आगे तैयार कराने की एक तैयारी है। तो आने वाले समय में कोशिश ये है कि चीजों के ऊपर नहीं। सरकार की कोई, देखिए, मैं नीति निर्धारक नहीं हूँ, मैं रेगुलेटर हूँ, जो कि रूट लेवल के ऊपर से जो भी निर्देश आते हैं वो इम्प्लीमेंट करा। सर, आपकी जो आपका ऑफिस है यहाँ बनाने में मेरे ऑफिस का कोई रोल नहीं है, ये सब पॉलिसी मैटर्स है जो काफी ऊपर के लेवल पे। सर, ग्रैप लागू होने के बाद कितने उद्योग बंद होने की कगार पे हैं? अभी तक कोई ऐसे निर्देश, ऐसे बहुत सारे हैं जी, बहुत सारे हैं जो लिस्ट में है, पाइपलाइन में। हमारे पास ऐसे कोई निर्देश नहीं है, जब तक कोई ऑफिशियल निर्देश नहीं होगा मैं इस पे कोई कमेंट नहीं। सर, एक पूछना चाहूंगा सर, RO साहब सभी खड़े हैं। एक अभी जो 2 सितंबर को एक आदेश आया था कि 300 AQI को लेकर, अभी 300 से नीचे AQI रहती है तो उसके बाद सिचुएशन भिवाड़ी की क्या रहेगी, या जो दिल्ली के जो AQI का रहेगा 300 उसमें भिवाड़ी भी आ जाएगा? भिवाड़ी के लिए अलग से कोई डिसाइडेड होगा? नहीं, जो भी ग्रैप का प्रोटोकॉल है, ग्रैप 2022 के अंदर ये है कि दिल्ली के AQI के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब अगर इससे हटके कोई निर्देश अब प्राप्त होते हैं तो मैं अभी आपको कोई इसकी जानकारी। तो मतलब जो अभी ये बात चल रही है कि 300 AQI की, तो वो दिल्ली के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रैप के सभी प्रोटोकॉल जिसके अंदर इंक्लूडिंग DG सेट एंड ऑल की 300 से ऊपर DG सेट को हमको रेस्ट्रिक्ट करना है, वो दिल्ली के AQI के ऊपर ही है पूरे का। अभी तक जो निर्देश है उसके मतलब उसके लिए कोई जोन वाइज डिसाइड नहीं किया गया है कि अगर दिल्ली के अंदर 300 AQI, दिल्ली AQI के ऊपर ही ग्रैप की एप्लीकेबिलिटी। देखिए, हम एक जरिया है इनकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए, तो आज ज्ञापन दिया गया है, जो हमारा सक्षम होता है वहाँ पर हम इसको पहुँचाएंगे और जितना यथासंभव होगा हम। श्री राजपूत करनी सेना संगठन की तरफ से गौ माता के लंपी वायरस बीमारी के चलते करनी सेना की तरफ से मुहिम को जारी रखते हुए सोनू सिंह नरूका कोषाध्यक्ष की बेटी राजनंदी के जन्म दिवस पर आयुर्वेदिक औषधि सामग्री के लिए मयूर होटल NGO वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर के लिए 11,000 रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई, जिसमें करनी सेना के पदाधिकारी एवं वाइल्ड लाइफ रिसर्च के पदाधिकारियों द्वारा राजनंदी का जन्म दिवस पर केक काटकर मनाया। आगे भी करनी सेना के द्वारा इस मुहिम को जारी रखा जाएगा, जिससे गायों को बीमारी से मुक्त किया जाए।
जिसमें करनी सेना के पदाधिकारी मौजूद रहे। दीपक सिंह तंवर, एडवोकेट शैलेंद्र सिंह नरूका, मनीष सिंह गौड़, संदीप सिंह नरूका, विवेक, विशाल भाटी, शुभम राठौड़ आदि मौजूद रहे। जय माता जी की। मैं सोनू सिंह नरूका भिटोली, कोषाध्यक्ष श्री राजपूत करनी सेना अलवर। आज मेरी बेटी राजनंदिनी सिंह का 7वां बर्थडे मनाया गया। इस शुभ अवसर पर बेटी के द्वारा अपनी गुल्लक तोड़ करके 7,064 रुपए की राशि दी गई। वह साथ में उसमें करनी सेना टीम के द्वारा और पूंजी मिला करके 11,000 रुपए की औषधीय सामग्री वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर अलवर को मयूर विहार में समर्पित की गई। इसी शुभ अवसर पर वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर के द्वारा बेटी राजनंदिनी सिंह का केक काट करके बर्थडे मनाया गया। इस शुभ अवसर पर करनी सेना के अनेकों पदाधिकारी मौजूद रहे। वहां पर जो गायों के लिए लड्डू बनाए जाते हैं वो हम बेटी ने साथ मिलकर भी लड्डू बनवाए। वह सभी ने सहयोग करके लड्डू बनाए। गौ माता के लिए सभी ने प्रार्थना की कि यह बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो। और मेरी आप सभी लोगों से भी अपील है कि आप सभी लोग भी इस मुहिम में सम्मिलित हों और गौ माता को बचाने के लिए सरकार के भरोसे ही ना रह के आप भी स्वयं भी कदम उठाएं और गौ माता को सेव करें, बचाएं। जय हिंद। श्री रामलीला क्लब तांगा स्टैंड के रंगमंच पर पंचवटी में स्वरूप नखा की नाग काटना, खरदूषण वध, सीता हरण व जटायु मोक्ष की लीला का मंचन किया गया। विदित रहे कि रावण की बहन स्वरूप नखा वन में श्री राम व लक्ष्मण से अमर्यादित व्यवहार करती हैं, जिससे लक्ष्मण स्वरूप नखा की नाक काट देते हैं। नाग का बदला लेने आए खर व दूषण भी मारे जाते हैं। अंत में रावण मारीच की सहायता से साधु का रूप धारण कर सीता मैया का हरण कर ले जाता है। गौरतलब है कि तांगा स्टैंड रंगमंच 75 सालों से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। 23 सितंबर से प्रारंभ हुई रामलीला का आज 7वां दिन रहा। रामलीला का समापन दशहरे के अगले दिन किया जाएगा। रामलीला में राम की भूमिका ट्विंकल सीता की हर्ष साहू व पीयूष को वही व रावण की भूमिका कपिल अरोड़ा, विभीषण आत्मा अरोड़ा, खरदूषण जितेंद्र सेतिया व जटायु की भूमिका विपिन ने अदा की। प्रताप स्कूल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी कड़ी में आज दूसरे दिन शहर के प्रताप स्कूल में मालाखेड़ा व किशनगढ़ बास के बीच क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया। गौरतलब है कि प्रदेश सहित अलवर में 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से आए बच्चों ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। शारीरिक शिक्षक संजय चौधरी ने बताया कि जिले की फाइनल टीमों के मुकाबले 1 अक्टूबर को आयोजित किए जाएंगे, जिसमें अलवर से जीतकर जाने वाली टीमें जयपुर में जाकर स्टेट टूर्नामेंट में भाग लेंगी। खेल जिनकी जो प्रतियोगिता चल रही है ये भी अलवर में चल रही है। अभी जैसे लीग प्रोसेस चल रहा है, लीग के बाद में इनके क्वार्टर फाइनल तक ये टीम आ गई है, बच्चे आ गए हैं और आगे ये जयपुर खेलने जाएंगे स्टेट लेवल पर। जो भी टीम यहाँ से जीतेगी वो स्टेट लेवल पे जयपुर खेलने जाएगी। आज कौन से क्वार्टर फाइनल? अभी जो आपके समक्ष अभी जो ये टूर्नामेंट क्वार्टर फाइनल चल रहा है मालाखेड़ा वर्सेस किशनगढ़, और इसके बाद जो है अभी हमारे पास में फिक्सचर बनाया है हमने, तो इसमें आपको जानकारी दे देंगे। फाइनल मुकाबले कब खेलेंगे? फाइनल मुकाबले कल शायद 3 बजे खेले जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? संजय चौधरी, शारीरिक शिक्षक। रोडवेज प्रशासन की तरफ से 1 अक्टूबर से सीकरी, राजगढ़ व भरतपुर के बीच एक नई बस चलाई जाएगी, जिनमें अलवर से सीकरी के लिए सुबह 8:10 से बस रवाना होकर सुबह 10:15 बजे सीकरी पहुंचेगी। वापसी में यह बस सुबह 10:40 से सीकरी से चलकर दोपहर 1:10 तक अलवर आएगी। अलवर से राजगढ़ के लिए शाम 5:45 पर रवाना होकर रात 8 बजे राजगढ़ पहुंचेगी। वापसी में यह बस अगले दिन सुबह 6:45 पर रवाना होकर सुबह 8:15 पर अलवर आएगी। अलवर से भरतपुर के लिए दोपहर 3:40 पर रवाना होकर शाम 7:40 पर भरतपुर पहुंचेगी। मुख्य प्रबंधक अलवर आगार नीतू कटारा ने बताया कि शीतकालीन समय सारणी 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होने जा रही है। इसके अलावा कल से 3 स्थानों के लिए एक नई बस चलाई जाएगी। ऐसे में इन बसों को नई शीतकालीन समय सारणी में समायोजित किया जाएगा। साथ ही ऐसे रूट जिन पर यात्री भार ज्यादा या बसों की संख्या कम है, उन पर भी विभाग की तरफ से विश्लेषण कर नई बसें चलाई जा सकती है।
शीतकालीन समय सारणी जो कि 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होने जा रही है, उसके लिए अलवर आगार द्वारा अलवर से राजगढ़ एक नई बस सेवा प्रारंभ की जा रही है, जिसका समय 17:45 बजे वो अलवर से प्रस्थान करेगी और राजगढ़ 20 बजे राजगढ़ बस स्टैंड पहुंचेगी। उसके बाद सुबह राजगढ़ से 6:45 चलकर 8:15 पर वो अलवर आएगी। दूसरी बस जो लगाई गई है वो अलवर से सीकरी के लिए संचालित की जाएगी, जो सुबह 8:10 अलवर से चलकर 10:15 बजे सीकरी पहुंचेगी और सीकरी से 10:40 चलकर 13:10 बजे वो अलवर आएगी। ये 2 ही नई बसें शीतकालीन समय सारणी में प्रारंभ की जाएगी। राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में सुविधाओं की दिशा में डॉक्टर राकेश तिवारी ईएनटी सर्जन ने कान की हड्डी गलने के होने वाली मास्टोइड सर्जरी की। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अनीता माथुर ने बताया कि यह सर्जरी अस्पताल में 20 साल बाद पहली बार हुई है। अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान के प्रयास से अस्पताल में शल्य चिकित्सा के लिए नए उपकरण जैसे ड्रिल मशीन, माइक्रोस्कोप की उपलब्धता के चलते मरीजों को अस्पताल में नई सुविधा मिल रही है, जिससे मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर विनोद गुप्ता, सिस्टर तारा, रीमा चौधरी मौजूद रहे। डॉक्टर राकेश तिवारी ने अस्पताल में अध्ययनता रेजिडेंट को ऑपरेशन की बारीकियों से अवगत कराया। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। DCB बैंक अब अपने शहर अलवर में भी आपकी किसी भी व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक आवश्यकता के लिए अब पाएं 6.75% प्रति वर्ष ब्याज अपने DCB सेविंग्स अकाउंट में। 10 लाख से 2 करोड़ से कम अकाउंट बैलेंस पर पाएं 8.43% एनुअलाइज्ड यील्ड 5 साल के DCB सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट पर और 5 साल के DCB फिक्स्ड डिपॉजिट पर पाएं 7.74% एनुअलाइज्ड यील्ड। DCB गोल्ड लोन, अपने सोने के आभूषणों के बदले 20 लाख तक का लोन पाएं। 5 साल का सावधि लोन पाएं केवल मासिक ब्याज के भुगतान के साथ। नियम व शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए हमारी शाखा में पधारें। DCB बैंक, अशोक टावर, अशोक विहार, नियर जेल सर्किल, अलवर। हमारे मोबाइल नंबर है 9887515710। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सरकार ने जिला कांग्रेस कमेटी में महासचिव प्रकाश गंगावत पुत्र कृष्ण मुरारी गंगावत को आयोजना विभाग के अधीन सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वॉलेंटरी सेक्टर बोर्ड में सदस्य मनोनीत किया है। इस बोर्ड का कार्य राज्य सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन के साथ आमजन तक पहुंचाना एवं समस्त योजनाओं को सही तरीके से लागू करवाना, मॉनिटरिंग करना व सहकारी व स्वयं सेवी संस्थाओं को साथ लेकर योजनाओं को प्रभावशाली तरीके से आमजन तक पहुंचाना है। इन योजनाओं का लाभ वंचित व सभी पात्र को प्राप्त हो सके, ऐसी सरकार की मंशा है, जिसके लिए इस बोर्ड का गठन, सदस्यों का दायित्व निर्वहन की जिम्मेदारी दी गई। प्रकाश गंगावत ने इस नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह व शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। जिला कलेक्टर कार्यालय में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी रोग को लेकर शिविर लगाया गया। इस शिविर में जिला कलेक्टर कार्यालय में काम करने वाले सभी कर्मचारी और अधिकारियों की टीबी स्क्रीनिंग की गई। इस टीबी शिविर में ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी व अधिकारियों ने टीबी स्क्रीनिंग कर जांच की। इस दौरान टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा भी शिविर में मौजूद थे। उन्होंने भी टीबी के रोग के बारे में लोगों को समझाइश कर परामर्श दिया। टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिला कलेक्टर परिसर में आज अधिकारी और कर्मचारी की टीबी रोग को लेकर स्कैनिंग हुई।
उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान जिस तरह संभावित मरीज जैसा कि खांसी होना, बुखार आना, वजन कम होना और इस तरह के मरीजों को मौके पर ही मोबाइल टीवी वैन के सहयोग से निःशुल्क परामर्श दिया गया और इसके अलावा जिस भी किसी व्यक्ति के टीबी के लक्षण भी पाए गए थे उनकी जांच कर दवाइयां देनी शुरू कर दी गई। सर, आज जिला कलेक्ट्रेट परिसर में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और जो कचहरी के लोग हैं उनके लिए भी एक शिविर लगाया गया है टीबी स्क्रीनिंग। तो जिसको भी टीबी के संभावित लक्षण हैं जैसे कि खांसी आना, बुखार होना, वजन कम होना या कोई रोगी जो डायबिटीज से ग्रसित हैं, उसके अतिरिक्त जो कोई क्रोनिक मरीज हैं तो उन सभी लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके लिए मोबाइल टीबी वैन उसको भी यहाँ पर लाया गया है कि जिसके मरीज की सीधे ही सीबीआर जांच की जा सके जो भी संभावित रोगी है और उसका तुरंत पता लगा सके। इसके अतिरिक्त मरीजों का शुगर की जांच, HIV जांच और बीपी की जांच की जा रही है जिससे भी मरीजों को लाभ हो सके तुरंत प्रभाव से उसकी। जलदाय विभाग की ओर से अलवर शहर के सभी 65 वार्डों की पेयजल से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए पार्षदों के साथ 29 सितंबर से मनु मार्ग स्थित जलदाय विभाग कार्यालय में शुरू की गई। जन सुनवाई के दूसरे दिन वार्ड 60 से वार्ड 65 तक के लोगों की पानी की समस्याएं सुनी गई। इस दौरान इन क्षेत्रों के पार्षद व स्थानीय लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में हो रही पानी की समस्या को लेकर 15 शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पानी की समस्या की शिकायत दर्ज करवाने पर वार्ड 61 के पार्षद सतीश यादव ने बताया कि जलदाय विभाग द्वारा पानी की समस्या को लेकर जो जन सुनवाई शुरू की गई है उसके तहत आज हमारे वार्ड का नंबर था जिसमें वार्ड में हो रही पानी की समस्याओं की शिकायत दी गई है। उनका कहना है कि इस तरह की शिकायतें तो उनके द्वारा पिछले 2 साल से लगातार दी जा रही हैं, लेकिन पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। अब विभाग द्वारा जन सुनवाई शुरू कर दी गई है। अच्छी बात यह है कि लेकिन इनमें दर्ज होने वाली शिकायतों का विभाग द्वारा समाधान करना चाहिए जिससे कि शहर के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल सके। उधर जलदाय विभाग अधिशासी अभियंता कमल नारंग ने बताया कि आज वार्ड नंबर 60 से वार्ड नंबर 65 तक की जन सुनवाई की गई है जिससे लोगों के घरों में पानी कम आने व टंकियों के पूरा नहीं भरने की ज्यादातर शिकायतें आई हैं। इन पर विभाग द्वारा उनसे वार्ता कर समझाइश की गई। इसके समाधान के लिए विभाग द्वारा नए ट्यूबवेल सेंक्शन करवाकर उनकी समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा। आज 60 से 65 वार्ड तक के इलाके की जन सुनवाई थी पेयजल समस्या के रिगार्डिंग और इसमें जो भी समस्याएं आई थी उनको हमने उनसे वार्ता की, उनकी समस्याओं को सुना और जो महत्वपूर्ण सॉल्यूशन है वो उनको बताया भी है। ज़्यादातर समस्याएं पानी कम होने की और टंकियां पूरी नहीं भरने की हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। नए नलकूपों को भी ले रहे हैं और शीघ्र इनके लिए कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। किस तरह से व्यवस्था की जाएगी? नए नलकूप स्वीकृत करा के उनको करवाया जाएगा। टेलेंट के एरिया को कवर किया जाएगा जहाँ से टेलेंट के एरिया वो कवर नहीं हो पाते हैं, मतलब कम पानी पहुँचता है उनको कवर किया जाएगा। मेरा वार्ड 61 है। जिस प्रकार से जलदाय विभाग ने कल से पानी की समस्याओं को लेकर जन सुनवाई शुरू की है, आज हमारे वार्ड का नंबर था और मैं अपने वार्ड की जो भी समस्याएं पानी की थी वो सभी लिखित में यहाँ देने आया हूं। तो मैं तो इसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि इस तरह की शिकायतें हम लगातार पिछले 2 वर्षों जब से हमारे क्षेत्र में अमृत योजना का पानी की सप्लाई शुरू हुई थी तब से देते आ रहे हैं। अब यदि इस पर कोई कार्रवाई हो तो हम समझे कि जन सुनवाई है, अन्यथा तो रोजाना जिस प्रकार से हम आए दिन जब समस्या आती है हम IN ऑफिस में, एक्शन ऑफिस में देते आए हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से प्रशासन को भी कहना चाहूंगा कि आपने जन सुनवाई शुरू की है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूरे शहर में समस्याएं हैं और आपने पार्षदों के माध्यम से समस्याएं ली हैं। निश्चित रूप से पार्षदों के पास रोजाना अपने क्षेत्र की समस्याएं आती हैं, अच्छा माध्यम भी है, लेकिन इनकी सुनवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से हमने कहा कि 2 साल से हमारे बहुत से क्षेत्र ऐसे जहां एक बूंद भी पानी सप्लाई का नहीं पहुंच पाया है, उसकी हम लगातार डिमांड कर रहे थे। अब क्या उम्मीद है आपको कि इसमें जो जन सुनवाई शुरू की गई है समस्याएं पूरी होंगी? देखिए, उम्मीद तो आदमी उम्मीद पर तो जिंदा है ही, लेकिन जिस प्रकार से बता रहे हैं कि हम प्रस्ताव ले रहे हैं नई बोरिंगों का, तो मुझे नहीं लगता कि प्रस्ताव तो बहुत दिनों से ले रहे थे, लेकिन अगर समाधान हो जाएगा तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान होगा। उम्मीद की कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि 2 साल से इन्होंने खूब वादे किए हैं। जब मैं ये कह रहा हूं कि बहुत से क्षेत्र ऐसे जहां एक बूंद पानी की सप्लाई अभी तक नहीं पहुंचा पाए 2 साल में, तो देखते हैं आगे क्या करते हैं। लेकिन जनता में बड़ा आक्रोश है। मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहूंगा
कि आपने सुनवाई कर करके जनता को निश्चित रूप से 1-2 महीने के लिए तो आपने शांत कर दिया, लेकिन जनता ज्यादा दिन शांत रहेगी नहीं। इन समस्याओं का समाधान जो हमने लिख के दिए होना चाहिए, अन्यथा जनता सड़कों पर आने के लिए तैयार बैठी है। आए दिन हमको भी जनता इस बातों के लिए अवगत कराती रहती है, तो हमने इनको अवगत करा दिया, जनता की सारी भावनाएं इनको बता दी हैं। उम्मीद करते हैं कि समाधान होगा निश्चित रूप से। क्या नाम है? मोती डूंगरी स्थित LIC ऑफिस में लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के रघुवीर सिंह यादव ने बताया कि ग्राहकों के बोनस रेट को बढ़ाया जाए, क्योंकि बोनस रेट बहुत कम है। इसके अलावा GST को हटाया जाए। उन्होंने बताया कि इसके अलावा और भी कई प्रकार की मांगे हैं जिनको पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले भी LIC कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया जा चुका है और उस समय भी मांग रखी थी कि लेकिन उन मांगों पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए दोबारा से आज LIC परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया गया। जी बताइए, आज आपने धरना दिया है? आज जो हमने लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और जेक के द्वारा हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, इसके तहत हमने आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अंदर हमारी बहुत सारी मांगे हैं जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रही है, जिसके अंदर हमारा सबसे पहले तो हमारा कि हम जो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका जो बोनस है वो बहुत कम हो रहा है, उस बोनस रेट को बढ़ाया जाए। दूसरा जो हमारा GST लग रहा है उस GST को कम किया जाए। इसके अलावा हमारी जो ग्रेच्युटी है उस ग्रेच्युटी को भी बढ़ाया जाए और बहुत सारी मांगों को लेकर हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी आपने धरना दिया था? हाँ जी, बहुत सारे टाइम से हमारा जो ये चल रहा है, इसके अंदर क्या धरना तो दिया था, बट धरने के अंदर अभी तक हमें कोई सफलता नहीं मिली है। मैनेजमेंट हमारी मांगे मानी नहीं है अभी तक। हम पूरी तौर प्रयास कर रहे हैं और हम कंधे से कंधा मिला के सभी लोग एक साथ मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह यादव। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। राजस्थान पत्रिका ट्रेड फेयर मेला, जी हाँ, मेलों में मेला, मेलों का सरताज आपके अपने अलवर शहर में। झूले, आसमान छूते झूले, टोरा टोरा, रेंजर झूला, ऑक्टोपस झूला, चांद तारा झूला और खाने पीने के लिए पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से चुनकर लाए गए स्वादिष्ट व्यंजन और साथ ही हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की आइटम, घर को सजाने के लिए गिफ्ट आइटम्स, बच्चों के खिलौने, महिला सौंदर्य सामग्री, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, खेस कारपेट, पायदान गलीचे, बेडशीट पर्दे। तो आइए पूरे परिवार के साथ पिकनिक मनाइए। राजस्थान पत्रिका ट्रेड फेयर मेले में चले आइए। गर्मियों के मौसम को कर दीजिए कूल कूल, क्योंकि मेला है वंडरफुल। खरीदे कम दाम में उत्तम क्वालिटी का सामान। मेले में स्टॉल लगाने के लिए संपर्क करें हरिओम शर्मा 9928286926 and 9950048635। 8 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2022 तक। पता विशेष ध्यान रखिएगा, दशहरा मैदान, जेल सर्किल, अलवर। होटल ग्रीनलैंड पेश करते हैं नवरात्रि डांडिया नाइट्स। गेट रेडी टू डांस। Hotel Greenland cordially invites you to join lovely evening of dance. Limited passes available. Special Navratri food available. Family and couples entry only. Hotel Greenland खैरतल, रविवार 2 अक्टूबर को। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8094368820 and 7737224820। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज यूनियन की बैठक शुक्रवार को केंद्रीय बस स्टैंड पर आयोजित की गई। बैठक में यूनियन के संयुक्त मोर्चा द्वारा 21 सूत्रीय मांगों को लेकर चर्चा की गई। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चुग ने बताया कि बैठक में पिछले काफी समय से लंबित चली आ रही मांगों पर राज्य सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाने को लेकर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि महीने की प्रत्येक 1 तारीख को सैलरी व पेंशन नहीं दी जा रही है। वहीं पिछले सालों से रोडवेज में नई भर्तियां नहीं की गई हैं और न ही सरकार द्वारा नई बसें दी गई हैं। ऐसे ही 21 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठक में विचार विमर्श कर आगामी रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई। ऐसा है कि राजस्थान रोडवेज में जो परेशानियां चल रही हैं उसके बारे में अखबारों में आता रहता है, मीडिया के लोग हैं, आप लोग सब जानते ही हैं कि हमारा एक संयुक्त मोर्चा बना हुआ है जिसमें सभी BMS के अलावा सारी यूनियन शामिल हैं। उनके द्वारा 21 सूत्रीय डिमांड चार्टर दिया हुआ है और वो डिमांड चार्टर
रैलियों, प्रदर्शनों और धरनों के अलावा 24 नवंबर को फिर स्ट्राइक तक जाएंगे अगर ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो। इसमें मुख्य मांगें यही है कि वेतन हर 1 तारीख को मिलना चाहिए, जो नहीं मिलता है। पेंशनर्स को हर महीने पेंशन मिल जानी चाहिए। गाड़ियाँ खटारा हो चुकी हैं, 2000 गाड़ियों की सख्त आवश्यकता है। नई 2000 गाड़ियाँ मिलनी चाहिए ताकि जनता जो परेशान हो रही है उनकी परेशानी से उनको बचाया जा सके। नई भर्तियाँ होनी चाहिए, जबकि एक तरफ तो बेरोजगारी इतनी भयंकर है राजस्थान के अंदर, दूसरी तरफ लगभग 10,000 वैकेंसियाँ आज राजस्थान रोडवेज के अंदर हैं। वो कहते हैं कि 10,000 आप वैकेंसियाँ उनको फिलअप कीजिए ताकि जो कर्मचारियों के ऊपर जो वर्कलोड है 12 घंटे 14 घंटे नौकरियाँ करनी पड़ रही हैं, और एक दिन की बात नहीं, रोजाना की स्थिति यही है। तो इसलिए ये कुछ इस तरह की मांगे हैं जिनके लिए वो 21 सूत्री मांगे दूसरी मांगे जुड़ी हुई है कि उन मार्गों को वापस राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। उन प्राइवेट गाड़ियों को जिनको उस पर परमिट दिए गए तो उनको वापस निरस्त किए जाने चाहिए। इस तरह की 21 सूत्री मांग पत्र हमारा है। उसी संबंध में आज यहाँ रिटायर्ड एसोसिएशन की अलवर और मत्स्य नगर की जो ब्रांच है उसकी मीटिंग है, क्योंकि वो भी इसमें शामिल है उस मोर्चे के अंदर। तो उसकी आज मीटिंग है और इस मीटिंग के बाद 12 बजे हमारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होने वाली है। मोर्चे के जो घटक जितने भी हैं, एटक है, C2 है, इंटक है, जो रिटायर्ड कर्मचारी है, तो उनकी बाकायदा यहाँ पर मीटिंग होने वाली है 12 बजे। उसके बाद जहाँ जो निर्णय लेंगे, जो बात करेंगे, उसके बाद उसमें जो है निर्णय लेंगे हम। और आगे 7 तारीख को इसी संबंध में अलवर में हम एक सम्मेलन करने जा रहे हैं मोर्चे की तरफ से, जिसमें प्रांत से भी लीडरशिप यहाँ पर आएगी और वहाँ पर सारी चर्चाएं करेंगे कि हमें किस तरह से आगे लड़ना है। हमारे आंदोलन जो चरणबद्ध आंदोलन है, उस चरणबद्ध आंदोलन को कैसे पूरा करना है, ये सारी बातें उसमें रखी जाएगी। क्या नाम बाबूजी आपका? हरिओम चुग, मैं एटक का। ज्ञान व्यापी को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में तनसर से जुदा की धमकी भरा पत्र मिलने पर भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता चारुल अग्रवाल ने अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होने पर अपने पति के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और पुलिस अधीक्षक से बैठकर वार्ता की। उसके बाद चारुल अग्रवाल अपने पति के साथ सदर थाना पहुंची और जांच अधिकारी से मिली। महिला नेता चारुल अग्रवाल ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि पुलिस उनके पति को ही फंसाना चाहती है, जबकि उनके पति का कोई रोल नहीं है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि घटना के बाद पुलिस अधिकारी उनके घर सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक रहे और जांच की और डेमो करवाया। किस तरीके से पत्र मिला, कैसे मिला, वही उनका दबाव बन रहा था कि इस बात को यहीं रफा दफा करो और उनके पति इस मामले को कबूल कर ले। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अधीक्षक इस बात को कह रही है कि उनके पति के ही बयान विरोधाभासी हैं, जबकि ऐसी घटना होने के बाद कोई भी आदमी डिस्टर्ब हो जाता है तो निश्चित हो सकता है कि कोई बयान में बदलाव हो, लेकिन इस मामले में उनके पति का कोई रोल नहीं है। उन्होंने बताया कि जब कोई महिला राजनीति में आती है उसके सामने काफी चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करने के लिए उसके पति से डिस्कस करते हैं और उसके बाद ही कोई कदम उठाती हैं। उन्होंने इस मामले में पारदर्शिता से जांच कर पत्र देने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके पति निर्दोष हैं। उन्होंने बताया कि आज पुलिस अधीक्षक और सदर थाने में जांच अधिकारियों से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि दोबारा से डेमो कराया जाएगा। इधर भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता चारुल अग्रवाल को धमकी भरा पत्र मिलने के मामले में पुलिस अभी कोई नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उनके पति से जब सवाल जवाब किए गए तो उनके विरोधाभासी बयान थे और वह संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहे थे। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि पत्र मिलने के बाद SIT गठित की गई। सीओ ग्रामीण के नेतृत्व में CCTV फुटेज खंगाले गए। आसपास के लोग जो नजर आ रहे थे उनसे पूछताछ की गई तो उसमें संदिग्ध लग रहा था। पूछताछ की जा रही है। अभी इस मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी उन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा दी जा रही है, क्योंकि पत्र में 25 सितंबर जान से मारने की धमकी दी गई थी, इसलिए उसको पूरी सुरक्षा दी गई है और इस तारीख तक कुछ नहीं होने दिया। देखिए 19 सितंबर को मुझे सर तन से जुदा की जो धमकी मिली थी उसको आज पूरे 12 दिन हो गए हैं और 12 दिन होने के बावजूद अभी पुलिस किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंची है, किसी भी आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। 4-5 दिन अखबार में जरूर सुना था कि कुछ संदिग्ध पकड़े गए हैं, लेकिन अब वो संदिग्ध कहाँ चले गए, क्या हुआ उनका, उसकी कोई जानकारी मुझे नहीं मिली है। और ऊपर से 8-10 दिन से मेरे पति की सारे कॉल रिकॉर्डिंग चेक की जा रही थी, सब कुछ चेक किया। हमें इंटेरोगेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कीजिए, हम पूरा सपोर्ट करने को तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से आप ये लिख रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि आप हम FIR लगा देंगे, हम काम पूरा केस समाप्त कर देंगे, आप ये मान लो, ये कबूल कर लो कि हमने ही रखा है, मेरे हस्बैंड ने ही रखा है, तो जब हमने किया ही नहीं तो हम मान कैसे लें। लेकिन ये ज़बरदस्ती किसी से नहीं करा
सकते हैं ना, जबरदस्ती केस को समाप्त कि हाँ आरोपी पकड़ा गया है, केस समाप्त कर दो, पीसी कर दो, ये थोड़ा ही ना होता है। आप आरोपी को पकड़ो, सिर्फ एक ही दिशा में आप काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमसे इंटेरोगेशन ना करें, लेकिन आप सिर्फ एक ही दिशा में काम कर रहे हैं और किसी दिशा में आप देख ही नहीं रहे हो। किसके द्वारा आपके ऊपर दबाव डाले जा रहे हैं? जो सीओ हैं अजीत सिंह, वो SHO, ये सब दोनों मिलके हमसे पूरा 26 तारीख को पूरा सुबह 11 बजे से रात के 9:30-10 बजे तक इन्होंने हमसे जांच पड़ताल की और एक पेपर भी निकलवा लिया था कि गिरफ्तारी का, मेरे हस्बैंड को कि गिरफ्तार कर रहे हैं हम आपको, आप इस पे सिग्नेचर कर दो, हम FIR लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम मामला बिल्कुल शांत कर देंगे, आप कबूल कर लो। बस यार कबूल हम कैसे करें जब हमने कुछ किया ही नहीं। इस तरह से दबाव बनाना तो ठीक नहीं है किसी पर भी। और मैम बोल रही है कि कुछ विरोधाभास आ रहा है, जो जिस समय पत्र लिखा इन्होंने निकाला है, मेरे हस्बैंड ने निकाला, उस समय पत्र मिला और डेमो में विरोधाभास कुछ दिख रहा है। अब एक बात बताइए, जब हम कुछ काम करते हैं तो हम मेंटली सब, वो तो दिमाग में नहीं होता, तो उस टाइम मेरे हस्बैंड के दोनों हाथ थे, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये नहीं पता था कि मैंने दोनों हाथ स्लैब पे रखे हुए हैं या वो घटना स्थल पे दोनों हाथ हैं। लेकिन डेमो पे इन्होंने दोनों हाथ नहीं रखे थे क्योंकि हम लोगों ने इंटेंसली कोई काम किया नहीं, हमें पता नहीं। तो बस यही विरोधाभास कि दोनों हाथ पहले थे और बाद में अब दोनों हाथ नहीं आ रहे, ये विरोधाभास SP ने बताया। अब उसी विरोधाभास को हमने डेमो करके दोबारा भी दिखा दिया है। अब ये बोल रहे हैं कि हम पुलिस दोबारा करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे जितना भी सहायता हमें देनी है हम देंगे, हम दोबारा तिबारा जितनी बार आप हमसे डेमो लेंगे हम देंगे, लेकिन किसी गलत निर्दोष को फंसाना हम नहीं चाहते कि किसी निर्दोष को फंसाया जाए। पतिदेव को फंसाने की वो कोशिश कर रहे हैं, इस बेस पे कोशिश की जा रही है, क्या कहना है? नहीं, बेस यही है कि देखो पॉलिटिक्स में जब एक महिला आगे बढ़ती है तो बहुत सारे उसके साथ चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे जो जेंट्स होते हैं वो गलत तरीके के मैसेजेस भी करते हैं, तो उस तरह के मैसेजेस से मैं खुद भी निपट जाती हूँ, खुद ही उस चीज़ को हैंडल करती हूँ। लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसे आ जाती हैं कि मुझे पति से बोलना पड़ जाता है कि देखिए, अभी तक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और जो हमारी SIT जो CO साहब ग्रामीण के नेतृत्व में काम कर रही है, उसने जो अभी तक के जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और CCTV फुटेज और बाकी लोग जो उसमें नज़र आ रहे हैं उनसे पूछताछ के बाद जो कुछ चीज़ें आई थी, जिनसे परिवादी से भी पूछताछ की गई है, उनके हस्बैंड से भी पूछताछ की गई है, तो कुछ ऐसी चीज़ें अभी हमारे पास विरोधाभासी आई हैं उनकी तरफ से, जिसमें अभी कंफर्म्ड कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे सवाल जो जब उनके हस्बैंड से किए गए, जिनको प्रथम बार वो धमकी भरा लेटर मिला है, तो वो उन चीज़ों के जवाब नहीं दे पाए संतोषप्रद, जिसके ऊपर हम अभी और अनुसंधान कर रहे हैं और जैसे ही इसमें कोई क्लैरिटी होगी तो हम उसको जरूर बता देंगे। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर अलवर में शतायु वर्ष के मतदाताओं का सम्मान किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। निर्वाचन विभाग के अधिकारियों की ओर से 100 वर्ष से ज्यादा आयु के मतदाताओं के घर पहुंचकर उनका सम्मान किया जाएगा और उनसे बात कर संदेश लिया जाएगा। ये कार्यक्रम ERO व ब्लॉक स्तर पर रखा गया है। विभाग अधिकारी ने बताया कि सम्मान के साथ सम्मान पत्र भी दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर कल 1 अक्टूबर को चुनाव आयोग द्वारा 100 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं का सम्मान किया जाएगा। इसके लिए सभी ब्लॉक्स पर ERO स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। एक कार्यक्रम जिला स्तर पर भी आयोजित होगा, जिसमें वे वृद्ध मतदाता जो आ सकते हैं उनकी सहूलियत के हिसाब से बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। बाकी जो मतदाता हैं जो 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनको घर घर जाकर के चुनाव आयोग की तरफ से सम्मान पत्र दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? भारत भूषण दीक्षित, तहसीलदार निर्वाचन। नारायणपुर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कौलाहेड़ा की ग्राम सेवा सहकारी के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, जिसमें ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से सुल्तान यादव को अध्यक्ष पद पर चुना तथा उपाध्यक्ष पद पर चतर सिंह को चुना गया। ग्राम सेवा सहकारी समिति सचिव अर्जुन लाल यादव व रियादराम गुर्जर, निर्वाचन अधिकारी महादेव प्रसाद शर्मा ने निर्वाचित घोषित कर प्रमाण पत्र जारी किया। यहाँ पर 12 जनों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। ग्रामीणों ने निर्वाचित अध्यक्ष व सदस्यों को साफा बांधकर माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। सहकारी समिति अजबपुरा के निर्वाचित अध्यक्ष माता दीन गुर्जर नारायणपुर, सहकारी समिति अध्यक्ष अर्जुन लाल यादव सालेटा, सहकारी समिति अध्यक्ष कैलाश शर्मा कौलाहेड़ा, सरपंच प्रतिनिधि उमराव लाल यादव, रोहिताश्व मीणा, मुखराम जाट, धोलाराम यादव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।
मालाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कलछाड़ा की सहकारी समिति के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी दिव्या चौधरी ने बताया कि इस सहकारी समिति में 12 वार्डों से सदस्यों ने चुनाव जीते थे, जिनमें से आज अध्यक्ष पद पर हरिराम चौधरी को व उपाध्यक्ष पद पर भागचंद मीणा ने जीत हासिल की। समिति में रामलाल जाटव, पुण्याराम, चेतराम चौधरी, माता दीन यादव, अमित मीणा, कुसुमलता चौधरी, गुड्डी देवी, शिंबू दयाल, कजोड़ राम, दीन मोहम्मद ने अपने अपने वार्डों से जीत दर्ज की। कार्यक्रम में रणवीर सिंह, वीरेंद्र सिंह, समिति व्यवस्थापक गजेंद्र सिंह, मर्दान मीणा, लालचंद प्रजापत, झुन्नी लाल चौधरी, टीपू मीणा, राजीव प्रजापत, मुकेश चौधरी, प्यारेलाल बैरवा, अनिल चौधरी, रामचरण बैरवा, मिठन लाल जाट, मुकेश जाट आदि सैकड़ों गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अब जो भी स्कीम आएगी जो उसको हम जल्दी करवाएंगे। किसानों के लिए क्या करोगे? किसानों के लिए खाद बीज दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे। जी सर, कलछाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति में 12 वार्डों में चुनाव हुए थे, जिनमें 6 वार्डों में तो निर्विरोध चुनाव हो गए थे और 6 वार्डों में मतदान हुआ और उनकी 28 तारीख को वोटिंग हुई और फिर उनका रिजल्ट सुनाया गया। आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव थे, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए हरिराम जी हैं, वो 2 वोटों से विजयी हुए 7 वोट लेके, और उपाध्यक्ष पद पे भागचंद मीणा जी निर्विरोध निर्वाचित हुए। आप किस पर निर्वाचन अधिकारी? जी सर, निर्वाचन अधिकारी। गौवंश पर लंपी महामारी का संकट आया हुआ है। इस महामारी के चलते गौ माता दिन प्रतिदिन पीड़ित होने के साथ साथ मृत्यु दर भी बढ़ती जा रही है। इस महामारी के लिए आज हर व्यक्ति और कई संगठन आगे आ रहे हैं। इसी पहल के चलते एसवीआर टीम भिवाड़ी की पहल गोवंश बचाओ अभियान से प्रेरित होकर छोटे बच्चों का भी बहुत योगदान सामने आया है। लंपी महामारी से बचाने के लिए छोटे छोटे बच्चों ने आज 1331 रुपए का एक छोटा सा योगदान एसवीआर टीम को दिया है। सोनाक्षी राठौड़, युवाक्षी राठौड़, पलक कुमावत, हेमा व्यास, दिव्या व्यास, ईशु सांगवान और अक्षरा इस बच्चों ने भी प्रण लिया है कि गौ माता के लिए हमारा भी योगदान होना चाहिए और हम आगे भी इस प्रकार का योगदान करते रहेंगे। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का सम्मेलन नगर पालिका खेरली भाजपा कार्यालय खेडली में किया गया, जिसमें पीएम मोदी की योजना के बारे में चर्चा की गई, जिसमें जिला उपाध्यक्ष राजकुमार पंडा, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हरिओम सिंह नरूका, मंडल अध्यक्ष शिवचरण अवस्थी, पूर्व मंडल अध्यक्ष रवि अग्रवाल, प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ के मंडल संयोजक ओम प्रकाश जैन, पूर्व मंत्री महावीर मुखेना, मंडल उपाध्यक्ष राजपाल शेजवाल, मंडल महामंत्री लीला राम यादव, महेंद्र दारोदा, देवकी नंदन शर्मा, गोविंद साहू, जगदीश प्रसाद शर्मा, मंतूराम कोहली व अनेक कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने एक व्यवसायी को धमकी देने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 27 सितंबर को डॉक्टर सीपी यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका अपना कॉलेज स्कूल में पशु आहार का व्यवसाय है। एक व्यक्ति अलग अलग नंबरों से उल्टी सीधी धमकियां दे रहा है, मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पिछले 5 दिन से लगातार धमकियां मिल रही हैं। पुलिस ने इस मामले में साइक्लोन सेल तकनीकी सहायता प्राप्त कर सीडीआर प्राप्त की। पुलिस ने इस संबंध में 2 टीमें बनाई। झुंझुनू और भरतपुर रवाना की गई पुलिस ने इस मामले में झुंझुनू से धमकी देने वाले आरोपी राजवीर उर्फ राजन पुत्र धर्मपाल जाट निवासी जिला झुंझुनू व भरतपुर निवासी जुनेद खान एवं अरशद खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना में उपयोग लिए 4 मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। इस तारीख को अलवर के एक व्यवसायी ने ये कंप्लेंट शिवाजी पार्क थाने पर दी थी कि उनको कुछ अननोन नंबर से धमकी भरे मैसेजेस और कॉल्स आए हैं व्हाट्सएप पर, जिसके ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज करते हुए एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर सरिता सिंह, सीओ नॉर्थ हरी सिंह और एसएचओ शिवाजी पार्क विनोद सामरिया के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसमें तुरंत जिन भी नंबर से जो कॉल आ रही थी उनको आइडेंटिफाई करते हुए हमारी साइक्लोन सेल के कांस्टेबल संजय के अथक प्रयासों से और विशेष भूमिका से डीएसटी और सब इंस्पेक्टर मालीराम शिवाजी पार्क के द्वारा एक टीम जो है पहले आरोपी को चिन्हित करके झुंझुनू से लेकर आई। उसके बाद 2 आरोपियों को और चिन्हित किया गया उन व्हाट्सएप नंबर से जिससे कॉलिंग और मैसेजेस आ रहे थे। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राजवीर उर्फ राजन जो झुंझुनू का रहने वाला है, जुनैद खां
जो भरतपुर का रहने वाला है, और इरशाद खान वो भी भरतपुर का रहने वाला है। इसमें से राजवीर उर्फ राजन जो झुंझुनू का रहने वाला है, उसके खिलाफ पहले भी झुंझुनू में मुकदमा दर्ज हुआ है, जो दारू पीने का आदी है। हिट एंड ट्रायल मेथड से अलग अलग नंबरों से लोगों को फ़ोन करता है, दारू पीकर उनको धमकाने का आदी है और इस तरीके की धमकियां देता है। और बाकी ये जो दोनों हैं जुनैद और इरशाद, ये साइबर फ्रॉड करते हैं, सेक्सटॉर्शन के कॉल्स करते हैं अलग अलग नंबरों पे। क्योंकि परिवादी ने इनके कॉल्स को जब नहीं दिया कोई भी रिप्लाई, तो इन्होंने कॉल करना ज़रूर बंद कर दिया। लेकिन क्योंकि राजवीर ने उनको ज़रूर धमकी दी थी, तो इस बाबत उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। अभी इन तीनों से प्रारंभिक पूछताछ में यही आया है कि इनमें से किसी का भी कोई एक्सटॉर्शन का मोटिव नहीं था। एक ने धमकी भरे मैसेजेस जो करने का आदी है, दारू पीकर सबको कर देता है। झुंझुनू में भी इसकी आम शौहरत ऐसी ही थी, बगड़ थाने का ये निवासी है, तो इसने हिट एंड ट्रायल मेथड से किया। और ये इंटरनेट कॉलिंग के थ्रू इन नंबर्स को प्रोजेक्ट करते हैं। तो वेरियस एप्स के थ्रू ये अलग अलग तरीके से अलग अलग कंट्रीज दर्शाते हुए इन नंबर्स को यूज करके लोगों को धमकी भरे मैसेजेस करता था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान नई दिल्ली की ओर से अलवर में पंडित दीनदयाल स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि वह युग के दृष्टि थे, कुशल नेतृत्व करने वाले संगठन थे। उन्होंने एकात्म मानव को सूत्र सामान्यवादी एवं पूंजीवादी से ऊंचा बताया। सादा जीवन, उच्च विचार के धनी थे। वह समाज के समग्रता का मार्गदर्शन और आर्थिक राजनीतिक चिंतक थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने की और कहा कि उपाध्यक्ष ने राजगढ़ में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और हमेशा मेधावी रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके की गई। इस दौरान शहर विधायक संजय शर्मा, मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीरज चतुर्वेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष नगर परिषद चेयरमैन घनश्याम गुर्जर, इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष गजेंद्र शर्मा, सुरेंद्र, भूपेंद्र भारद्वाज, भूपेंद्र शर्मा, मनोज शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज भारद्वाज, प्रदेश मंत्री नथुराम शास्त्री, महामंत्री विवेक खंडेलवाल, लोकेश शर्मा, रामजी लाल, अनूप गुप्ता, कोषाध्यक्ष प्रमोद, जिला प्रवक्ता बिशन चंद शर्मा, मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा, सुमन चौधरी, अशोक शर्मा, युवा प्रभारी हेमंत शर्मा, सुशीला यादव, सुदेश खाबरा, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष आनंद अग्रवाल, डॉक्टर अशोक पाठक आदि मौजूद थे। और इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। राजस्थान पत्रिका ट्रेड फेयर मेला, जी हाँ, मेलों में मेला, मेलों का सरताज आपके अपने अलवर शहर में। झूले, आसमान छूते झूले, टोरा टोरा, रेंजर झूला, ऑक्टोपस झूला, चांद तारा झूला और खाने पीने के लिए पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से चुनकर लाए गए स्वादिष्ट व्यंजन और साथ ही हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट की आइटम, घर को सजाने के लिए गिफ्ट आइटम्स, बच्चों के खिलौने, महिला सौंदर्य सामग्री, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, खेस कारपेट, पायदान गलीचे, बेडशीट, पर्दे। तो आइए पूरे परिवार के साथ पिकनिक मनाइए। राजस्थान पत्रिका ट्रेड फेयर मेले में चले आइए। गर्मियों के मौसम को कर दीजिए कूल कूल, क्योंकि मेला है वंडरफुल। खरीदे कम दाम में उत्तम क्वालिटी का सामान। मेले में स्टॉल लगाने के लिए संपर्क करें हरिओम शर्मा 9928286926 and 9950048635। 8 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2022 तक। पता विशेष ध्यान रखिएगा, दशहरा मैदान, जेल सर्किल, अलवर। होटल ग्रीनलैंड पेश करते हैं नवरात्रि डांडिया नाइट्स। गेट रेडी टू डांस। होटल ग्रीनलैंड cordially invites you to join lovely evening of dance. Limited passes available. Special Navratri food available. Family and couples entry only. होटल ग्रीनलैंड, खैरतल, रविवार 2 अक्टूबर को। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8094368820 and 7737224820।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर। टपुकड़ा तहसील क्षेत्र के नाननगेड़ी गांव में शमशान घाट तक जाने वाले रास्ते को टपुकड़ा तहसीलदार रेखा यादव ने मौके पर मौजूद रहकर आपसी सहमति से सुलझाते हुए खुलवाया। टपुकड़ा तहसीलदार रेखा यादव ने बताया कि नाननगेड़ी में शमशान घाट तक पहुंचने वाला मार्ग वर्षों से विवादित था, जिसको सुलझाने के लिए दोनों पक्षों की आपसी सहमति द्वारा रास्ते में पड़ने वाले खातेदारों की सहमति से खुलवाया गया। विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में श्री सीमेंट खुशखेड़ा इकाई में सभी कर्मचारियों एवं स्टाफ का मेडिकल चेकअप डॉक्टर जितेंद्र ने किया, जिसमें सभी स्टाफ एवं कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चिकित्सा जांच के दौरान कर्मचारियों एवं स्टाफ के लोगों का शुगर, बीएमआई, स्पायरोमेट्री टेस्ट आदि कराए गए और बाद में एक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्टाफ एवं कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजगढ़ उपखंड के समीपवर्ती पाटन ग्राम सेवा सहकारी समिति के संचालक बोर्ड के चुनाव में अध्यक्ष अमरनाथ मीणा का निर्विरोध निर्वाचन किया गया। पाटन ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक संजय कुमार शर्मा ने बताया कि उपाध्यक्ष रामकेश मीणा को भी सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित किया गया। इस अवसर पर बिलेटा सरपंच नवल किशोर, हरिराम जांगीर, लक्ष्मण सिंह, जगदीश प्रसाद आदि मौजूद रहे। भिवाड़ी में ढाबा कॉम्प्लेक्स के पास स्थित सेवर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में गुरुवार को अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना जैसे ही नगर परिषद के फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को लगी तो मौके पर 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग बुझाने के लिए भेजा था। गाड़ियों ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा फेरे लगाकर आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इसी दौरान फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों एवं कंपनी कर्मचारियों के बीच नोकझोंक भी होती हुई देखी गई। फायर कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कंपनी के कर्मचारियों ने आग बुझाने में बिल्कुल भी सहायता नहीं की और अड़चन पैदा करते रहे। वहीं कंपनी प्रबंधक के द्वारा मीडिया कर्मियों को भी कंपनी के अंदर जाकर कवरेज करने के लिए मना कर दिया गया व बाहर से कोई भी अंदर ना जा सके, इसके लिए मुख्य गेट को ही बंद कर दिया गया, जिसके कारण फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ी। नगर परिषद भिवाड़ी के फायर अधिकारी नरेश मीणा ने बताया कि कंपनी में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रवाना कर दिया गया था। मौके पर रीको व नगर परिषद सहित ओरिएंट सिंटेक्स कंपनी की दमकल वाहनों में आग पर काबू पा लिया गया। वहीं नरेश मीणा ने बताया कि कंपनी प्रबंधन की तरफ से आग बुझाने के दौरान उनमें अभद्र व्यवहार किया गया व आग बुझाने में बाधा उत्पन्न की गई। नरेश मीणा का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ है, क्या गरम हो रहा है? उसको एकदम बचाया ना कि लड़कों को कुछ ना हो जाए। अरे तो लड़कों को उनको बचाने के लिए ही पुलिस की जरूरत होती है, समझे? आप तो बच गए, अच्छा हुआ। अगर नहीं बचते तो बात क्या कर लेते? नहीं बचते तो क्या कर लेते? पुलिस की काम क्या होता है? वहाँ की लोग वहाँ का लोकल लीगल संभाल लेता है, लीगल और संभाल हो जाएगा। तो हमारे को जवाब देना पड़ेगा कि आप 3 घंटे बाद कैसे पूछ रहे हो? शेखपुर थाना अहीर थानाधिकारी सचिन शर्मा का मामला अब गर्मी खा चुका है। बेव समाज ने गुरुवार को शेखपुर गांव में सर्व समाज की एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के 500 से 700 लोग मौजूद थे। वह शेखपुर थाना अधिकारी सचिन शर्मा को सस्पेंड करने की पुरजोर से मांग उठाई। महापंचायत को भीम आर्मी प्रदेश महासचिव शोएब ने भी संबोधित कर अपना पूर्ण समर्थन दिया। सुबह 10 बजे शुरू हुई महापंचायत शाम होते होते शाम 5 बजे अनिश्चितकालीन धरने में तब्दील हो गई। महापंचायत के बीच में 5 आदमियों की कमेटी बनाई गई। कमेटी ने 1 अक्टूबर तक धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। साथ ही 2 अक्टूबर को सुबह हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर पैदल मार्च कर तिजारा एसडीएम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। 2 अक्टूबर तक थाना अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर से तिजारा एसडीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। महापंचायत स्थल पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तिजारा एसडीएम महेंद्र सिंह, तिजारा डीएसपी प्रेम बहादुर, खुशखेड़ा थानाधिकारी राजेश यादव, तिजारा थानाधिकारी राजपाल, टपुकड़ा तहसीलदार रेखा यादव भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे। शेखपुर थाने से मात्र 500 मीटर की दूरी पर बैठे प्रदर्शनकारी अब 1 अक्टूबर तक धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना स्थल पर भीम आर्मी सेना के प्रदेश महासचिव शोएब, अलवर मेवात बोर्डिंग के सदर शेर मोहम्मद, बीएसपी प्रदेश महासचिव इमरान खान, सरपंच दयाराम, एडवोकेट रमजान चौधरी सहित हरियाणा मेवात से बड़ी संख्या में मेव समुदाय के लोग मौजूद रहे। मेहरबानी क्या आपका एसएचओ
बिल्कुल बदतमीज है, उसको आप सस्पेंड करिए और उसके ऊपर कार्रवाई करिए, तभी हम यहां से फिरेंगे इंशाल्लाह ताला। सो नाइस व्यू, थैंक यू वेरी मच। अंबेडकर, अंबेडकर, संविधान, संविधान, संविधान। सो नाइस व्यू, थैंक यू वेरी मच। तो फिर धरना प्रदर्शन भी करना पड़ता है। और अब इस चीज की जो शुरुआत हुई है, ये आवाज आपकी पूरे मेवात इलाके में जाएगी। मेवात से मतलब एक मेयो कौन से नहीं है, मेवात का मतलब एक रिजरे के फूल खिलते हो, इसलिए मेवात में सभी तरह के फूल खिलते हैं। तो मैं एक लाइन कविता की सुनाकर आप लोगों को फैसला सुनाऊंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, चाहते हैं हम अभी मेवात की सूरत बदलनी चाहिए, मेवात की सूरत बदलनी चाहिए। मोहतरम साथियों, हम लोगों ने यह तय किया है कि हम अपना धरना प्रदर्शन अब इस समय से शुरू करने जा रहे हैं। जितने साथी, ज्यादा से ज्यादा तादाद में साथी यहां मौजूद रहेंगे और ये धरना प्रदर्शन हमारा, क्योंकि मैं यहां पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अफसरान, उनको अपना शेड्यूल बता रहा हूं, वो इस चीज को नोट करें कि आज 29 तारीख हुई है, 30 और 1 तारीख, आज, कल और परसों हमारा धरना प्रदर्शन यहां रहेगा। अगर आप लोगों के पास इस 2 दिन में भी इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, तो गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को हम यहां से भारी तादाद में पैदल चल के तिजारा कस्बे में एसडीएम साहब के कार्यालय पर पहुंचेंगे और वहां पर हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठी करके वहां एक बड़ी सभा करेंगे और उस सभा को वहीं पर, अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तब तक, तो उस सभा को वहीं पर हम। और मैं यहां की लीडरशिप से ये बात कहना चाहता हूं, फोन बहुत आते हैं, एसपी मिलाएगा, और हमारे यहां क्या होता है कि अगर पुलिस वाला भी फोन कर ले, एसपी तो बहुत बड़ी बात है, पुलिस, एसएचओ, डीएसपी, ये वो, अरे ये है क्या? जैसे शोएब भाई ने बताया, ये हमारे नौकर हैं, वो नहीं कह रहा था, मैं कह रहा हूं, ये हमारे नौकर हैं, हमारे टैक्स के पैसे से इनको तनख्वाह जाती है, हम मालिक हैं, इनको वो करना पड़ेगा जो मालिक कहता है। और नौकर अगर हमें फोन करके कुछ कहता है, ठीक है, सुन लेंगे हम बात भाई, लेकिन उनको उस निगाह से नहीं देखना कि मेरे पास तो भाई एसपी का फोन आ गया, भाई मान जाओ, भाई ये कर लो, फैसला ये करो। अरे नहीं, तुम्हारे सामने घुटने आया ना यहां, मैंने कहा भाई जूते निकाल कर, ये जाजम बिरादरी की है, इस पे कोई भी आएगा, कितने अधिकारी आते हैं, अगर पंचायत में जाजम पर आते हैं तो वो जूता निकाल कर आएगा। और आइंदा ख्याल भी रखिएगा, अगर मैं मौजूद ना हूं तो किसी भी सूरत में जाजम पर कोई जूते से नहीं बैठने दिया जाएगा, चाहे कितने भी बड़ा अधिकारी हो। दूसरा, जो कमेटी बनी है, अगर किसी को बरगलाया जाता है, कोई बात आती है, तो सबको फैसले में शामिल करो कि जी ये बात मेरे पास आई है, और सामूहिक फैसला करें। सामूहिक फैसले से चीजें लंबी चलती हैं। मान लो मेरे पास कुछ आ गया और मैं उसे दबा कर बैठा हूं, मैंने आश्वासन दे दिया या मैं कोई फैसला करता हूं, नहीं,
मैं को हटाकर हम कायम करो हम, और जब मैं से हटकर हम बन जाएंगे तो कोई हमें हराने वाला नहीं होगा। ये कुछ चीजें थी, आते रहेंगे आपके पास, चूंकि हम बहुत दूर नहीं है, हमारा एक साझा दर्द है, साझा दुख है, और हम किसी न किसी माध्यम से आपसे जुड़ेंगे, जुड़ते रहेंगे। उधर से भी सारी चीजें होंगी, लेकिन आपको 2 दिन मजबूती से बैठना है। 2 दिन ये तो इतना मजबूत है भी नहीं। ये जो अशोक गहलोत है, इसकी बहुत बड़ी औकात नहीं है। मैं कहता हूं वो तो बहुत डरा सहमा सा आदमी है। कोई चलो मजबूत आदमी होता भी तो शायद उसको लग रहा होगा, कोई बरगलारा होगा, यहाँ का एमएलए एमपी कोई नुमाइंदा, उसको बरगलारा होगा कि अरे कुछ नहीं होगा, चंद लोग हैं, अरे और इनके वोट कहां जाते हैं। और मैं कहना चाहता हूं गहलोत साहब, अगर खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।